कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी हमें पूरी निष्ठा से अपना कर्म करना चाहिए। विजय पराजय हानि लाभ का सुनिश्चित होना हमारे हाथ में नहीं होता। ये बहुत कुछ भाग्य पर भी निर्भर करता है, लेकिन हम अपने परिश्रम से अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। भाग्य बारिश का वो पानी है जो परिश्रम के कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी तरह से भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रहा जा सकता। इसलिए हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। और अमृता, सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया हाइलाइट्स के जरिए हेलो इंडिया में नजर डालेंगे द्रौपदी मुर्मू सहित देश की बड़ी खबरों पर। द्रौपदी मुर्मू आज नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। साथ ही आपको बताएंगे ऋषि सुनक के 10 सूत्रीय दावों के अलावा अंतरराष्ट्रीय जगत से बड़ी खबरें भी। और इसके अलावा अपने खास सेगमेंट टेक क्लास के जरिए हम आपको देंगे आज बेहद खास जानकारी आरपीए के बारे में। साथ ही पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास और आपको बताएंगे खास खबर भी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ खास होगा हेलो इंडिया के आज के सेगमेंट में। तो पराक्रम, आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मुझे लगता है आप राष्ट्रीय खबरों से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। बिल्कुल अमृता, शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगी। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की उपस्थिति में द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति का संबोधन होगा। केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह के समापन के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति भवन के परिसर में उन्हें तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम अपने विदाई संदेश में आश्वस्त किया कि भारत का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि इसका प्रत्येक नागरिक भारत को निरंतर बेहतर बनाने के प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश अगस्त में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा और अमृतकाल में प्रवेश करेगा, जहां से स्वतंत्रता की सदी पूरी होने में 25 वर्ष जो हैं वो बाकी रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये वर्षगांठ गणराज्य की यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी और विश्व को सर्वोत्कृष्ट देने की उसकी क्षमता को उजागर करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को लोगों से अपील की कि केंद्र द्वारा मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने घरों, दुकानों और कारखानों पर तिरंगा फहराएं। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में आयोजित एक समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित इस कार्यक्रम का मकसद आजादी के बाद बीते 75 साल में हुए देश के विकास को लेकर बच्चों और युवाओं के बीच जागरूकता फैलाना और उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए सेना के तीनों अंगों की संयुक्त थिएटर कमान स्थापित करने की रविवार को घोषणा की। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रक्षा उपकरणों के मामले में दुनिया के सबसे बड़े आयातक में से एक निर्यातक देश बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने यहां पर जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी को लेकर दिए बयानों के मामले में कथित तौर पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जयराम रमेश और डिसूजा को कानूनी नोटिस भेजा है।
रिपोर्ट के मुताबिक नेताओं से स्मृति ईरानी ने लिखित रूप में बिना शर्त माफी मांगने और अपने आरोपों की तत्काल वापस लेने के लिए कहा है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए किसी भी गलत काम का सबूत दिखाने की चुनौती दी थी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 201 करोड़ 99 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बताया है कि कल 28,83,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की जो दर है वो 98.46% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 18,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। अब तक स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 4,32,10,522 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 20,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। वर्तमान में देश में संक्रमित लोगों की संख्या 1,52,200 है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। नीरज ने अमेरिका में प्रतियोगिता के फाइनल में 88.13 मीटर दूरी के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। एंडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले महिलाओं की लंबी कूद में अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ष 2003 में कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी। एक ट्वीट में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि नीरज लगातार ख्याति प्राप्त कर देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए नीरज चोपड़ा को रजत पदक जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि यह भारतीय खेलों के लिए विशेष क्षण है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 3 रन से जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम ने दूसरे मैच में 2 विकेट से विजयी परचम लहराया। भारत को रविवार को पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए दूसरे वनडे में 312 रन का लक्ष्य मिला, जिसे उसने 8 विकेट गंवाने के बाद 2 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। भारत की जीत की इबारत अक्षर पटेल ने लिखी। उन्होंने 8वें नंबर पर उतरकर 35 गेंदों में 3 चौकों और 5 छक्कों की बदौलत नाबाद 64 रन की पारी खेली। इसी के साथ भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। और अब राज्यों की सुर्खियों पर डालेंगे नजर। केरल के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में भी मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। राजधानी में मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित पहले मरीज का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया। मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती है और उसकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। वहीं तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में भी मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मामला सामने आया। 35 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति हाल ही में कुवैत से लौटा है। कलकत्ता की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को रविवार को एक दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया। अर्पिता मुखर्जी को प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। उन्हें ईडी की अदालत के सामने आज पेश किया जाएगा। दिल्ली सरकार के वन महोत्सव अभियान के समापन समारोह के पोस्टर और बैनर को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा में तकरार शुरू हो गई है। रविवार को प्रेस वार्ता करते हुए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के वन महोत्सव अभियान के समापन समारोह में दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तस्वीर वाले बैनर को फाड़ा। पुलिस ने समारोह स्थल पर रातों रात कब्जा करते हुए पीएम कार्यालय के आदेश पर पीएम नरेंद्र मोदी के बैनर लगा दिए। उपराज्यपाल कार्यालय ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने बीमारी का हवाला देते हुए कार्यक्रम में हिस्सा न ले पाने की बात कही थी। कुलदीप बिश्नोई ने रविवार को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। बिश्नोई ने उनके साथ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। बिश्नोई को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के बाद कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से बर्खास्त कर दिया गया था। 2 हफ्ते के भीतर यह दूसरी बार है जब बिश्नोई ने बीजेपी नेतृत्व के साथ मुलाकात की है। बिश्नोई ने 10 जुलाई को दिल्ली में जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी।
मौसम विज्ञान ने अगले 2 दिनों में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तेज बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। 27 जुलाई के बाद से भारत के उत्तरी हिस्सों में बारिश की गतिविधि में वृद्धि की भी उम्मीद है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से हल्की बारिश के कारण अगले 2 से 3 दिन उमस भरी गर्मी परेशान कर सकती है। और आपको बता दें कि ऋषि सुनक, क्योंकि अब बात हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी सुर्खियों की, और सबसे पहली खबर ऋषि सुनक से जुड़ी हुई। ऋषि सुनक फिलहाल दौड़ में विदेश मंत्री लिज ट्रस से पिछड़ते दिख रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर अंतिम फैसला 5 सितंबर को मतदान के आधार पर होना है। रविवार को सुनक ने पार्टी कार्यकर्ता और ब्रिटेन के लोगों के सामने देश की सुरक्षा को लेकर 10 सूत्रीय योजना पेश करते हुए कहा कि वो ECHR यानी कि यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स की शक्तियों पर अंकुश लगाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि ओडेसा के काला सागर बंदरगाह पर हमले के बाद मॉस्को के साथ बातचीत अब तेजी से अस्थिर होती जा रही है और ये अनाज निर्यात पर भी असर डाल सकता है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच काला सागर के जरिए अनाज निर्यात को लेकर एक समझौता पिछले दिनों ही हुआ था। आर्थिक संकट और विरोध प्रदर्शन के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति का कार्यालय आज से फिर खुल गया है। आपको बता दें कि श्रीलंका के 22 मिलियन लोगों ने महीनों तक लंबे ब्लैकआउट, रिकॉर्ड मुद्रास्फीति और भोजन, ईंधन और पेट्रोल की कमी का सामना किया है। ऐसे में नए राष्ट्रपति के सामने देश को इस संकट से निकालने की बड़ी चुनौती होगी। फिलीपींस की राजधानी मनीला की एक यूनिवर्सिटी में रविवार को उसके ही पूर्व स्टूडेंट ने फायरिंग कर दी। घटना में पूर्व महिला मेयर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मनीला यूनिवर्सिटी में रविवार को ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। स्टूडेंट्स के अलावा उनके परिवार भी वहां पर पहुंचे हुए थे। हमलावर को भागते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुआल्डीज मार्कोस ने घटना की निंदा की है। जापान के कागोशिमा प्रांत में स्थित सकुराजिमा ज्वालामुखी रविवार रात को फट गया। इसमें से लगातार राख और पत्थर निकल रहे हैं। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक सकुराजिमा ज्वालामुखी में स्थानीय समयानुसार रात करीब 8:05 पर विस्फोट हुआ, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाकों को खाली कराया गया है। वहीं JMA ने 5वें स्तर का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण हुई दुर्घटनाओं के कारण बलूचिस्तान में 100 लोगों की मौत हो गई और 57 अन्य घायल हुए। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक भारी बारिश के कारण 6063 घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। 4 मुख्य राजमार्गों समेत 550 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सरकार ने 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला लैब मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया। लॉन्ग मार्च 5B-Y3 वाहक रॉकेट वेंटियन को लेकर दक्षिणी द्वीप प्रांत हैनान के तट पर वेंचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपित हुआ। नया मॉड्यूल कोर मॉड्यूल के बैकअप के रूप में और चीन में बनाए जा रहे तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन में एक शक्तिशाली वैज्ञानिक प्रयोग मंच के रूप में कार्य करेगा। और इसी के साथ आइए अब नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। आज सुबह 10:15 पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में होगा। राष्ट्रपति और निर्वाचित राष्ट्रपति एक औपचारिक जुलूस में सेंट्रल हॉल पहुंचेंगे, जहां द्रौपदी मुर्मू भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में पद की शपथ लेंगी। इसके अलावा हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे दिवंगत हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। किसानों, पिछड़े वर्गों और समाज के अन्य वर्गों के लिए
दिवंगत नेता के महान योगदान की मान्यता में प्रधानमंत्री की भागीदारी है। हरमोहन सिंह यादव एक महान व्यक्ति और नेता थे। वो लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे। इसके साथ ही आज पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की जयंती है। लोकसभा कक्ष के प्रतीक्षालय संख्या 1 में उन्हें 10:30 पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इसको लेकर के एक समारोह का आयोजन किया गया है। साथ ही आज रात 8 बजे भारतीय सेना और विशिष्ट अतिथियों के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट पर एक नाटक का विशेष प्रदर्शन किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD कारगिल विजय दिवस के मौके पर अपना नया नाटक कारगिल एक शौर्य गाथा प्रस्तुत करेगा। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, विदेश संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी सहित तमाम लोग मौजूद रहेंगे। और आइए अब सीधा रुख करते हैं राजघाट का, दिल्ली के राजघाट का, जहां पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है पहुंची हुई हैं। ये सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज का दिन अपने आप में बेहद ऐतिहासिक, क्योंकि देश को दूसरी महिला राष्ट्रपति मिलने वाली हैं। आज द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी और इस मौके पर फिलहाल आप देख सकते हैं आज ये कार्यक्रम संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होना है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये राजघाट की तस्वीरें हैं। द्रौपदी मुर्मू जो कि आज राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेंगी। फिलहाल राजघाट पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह आज होना है और उससे पहले द्रौपदी मुर्मू राजघाट पर बापू को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची हैं। ये सीधी तस्वीरें आप संसद टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। अब से कुछ देर बाद संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में गरिमामय समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण के बाद उनके सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। ये तस्वीरें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो कि राजघाट पर बापू को शीश नवाने के लिए पहुंची हैं, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची हैं। बिल्कुल सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हमारे देश की समृद्ध संवैधानिक परंपरा है, हमारे देश का गौरव है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है और पूरी संवैधानिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति चुना जाता है। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति, जो कि जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह सम्मान आज देश के जनजातीय समुदाय का भी है और यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। अमृता, बिल्कुल, तो ये बहुत खूबसूरत क्षण है और आज का दिन अपने आप में बेहद खास और ऐतिहासिक। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दिल्ली के राजघाट से हैं। द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। महात्मा गांधी को पुष्पांजलि आप देख सकते हैं, पुष्प अर्पित करने के लिए। ये तस्वीरें सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसके बाद राष्ट्रपति भवन में वहां पर शपथ ग्रहण समारोह है। उसके बाद वो अपना संबोधन भी देंगी। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक। तस्वीरें सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर राजघाट से। पर दुखे उपकार
तो लता जी की आवाज में बापू का प्रिय गीत वैष्णव जनतों के साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी। और आपको बता दें कि संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा आज। जी हाँ, उससे जुड़ा जो ताज़ा तस्वीरें हैं और पूरा अपडेट संसद टीवी आप तक पहुंचाएगा लगातार। और फिलहाल पराक्रम वक्त है अपने दर्शकों को आज के दिन से जुड़ा इतिहास बताने का। बिल्कुल, आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि 25 जुलाई की तारीख इतिहास के पन्नों में किन खास घटनाओं के साथ दर्ज है। 25 जुलाई वर्ष 1978 में विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परखनली शिशु का जन्म हुआ। ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में दुनिया की पहली IVF शिशु लुइस ब्राउन का जन्म हुआ। लुइस ब्राउन नाम की बच्ची आधी रात के बाद सरकारी अस्पताल में पैदा हुई। ब्राउन का वजन करीब 2.5 किलो था और वो ऑपरेशन के जरिए पैदा हुई। नवंबर 1977 में लुई की मां के गर्भ में डॉक्टरों ने उनके पति और उनका भ्रूण रखा था, जिसे IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इलाज कहते हैं। इसके बाद ब्रिटेन में करीब 5000 युगलों ने संतान प्राप्ति के लिए इस नए इलाज के लिए पंजीकरण करवाया। पराक्रम, आपने क्या कभी ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है जो आपका काम बड़ी ही आसानी से कर देती है, कई गुना तेजी के साथ, और वो भी आपके मन के मुताबिक? अमृता, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रहा है और उसमें जिस तरीके से विकास हो रहा है जी। बहुत सारी ऐसी तकनीक है और हम ये देख रहे हैं कि उसमें रोबोटिक्स भी आता है। और लेकिन ये देखिए, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है अमृता हर दिन उसमें नए इनोवेशन होते रहते हैं। मुझे लगता है आपने सवाल जो है दोबारा मेरी तरफ दाग दिया है कि मैं ही दर्शकों को बताऊं। आपने रोबोट का इशारा किया, लेकिन ये कोई मानव जैसा दिखने वाला रोबोट नहीं है, बल्कि ये तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। और आपने ठीक कहा, AI का इसमें इस्तेमाल है। ये है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। बिल्कुल, तो अमृता हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए क्या है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन और ये कैसे काम करता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि एक दिन के अंदर 1000 कंप्यूटर सेट की क्लाइंट को डिलीवरी करनी है, तो आप ये काम अगर मैन्युअली करेंगे तो हो सकता है इसे करने में आपको 6 से 7 दिन का समय लग जाए। लेकिन रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इसी काम को तय समय में कर सकता है, वो भी 0 एरर के साथ। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एक बिजनेस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी या यूं कहें एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टूल है, जिसे आप खुद का सॉफ्टवेयर रोबोट बना सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर रोबोट में एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहता है। आप अपने अनुसार इस सॉफ्टवेयर रोबोट को कोई भी काम असाइन कर सकते हैं। कुल मिलाकर RPA का मुख्य काम बिजनेस से जुड़े रोजमर्रा के कामों को ह्यूमन से रोबोट को ट्रांसफर करना है, ताकि एम्प्लॉइज पर काम का दबाव कम हो और गलतियों की जो गुंजाइश है वो भी ना के बराबर हो। RPA सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को आप अपने PC, लैपटॉप या मोबाइल फोन में रन कर सकते हैं। आप जब किसी भी एप्लीकेशन पर काम करते हैं तो वहां पर आप एप्लीकेशन की फीचर का इस्तेमाल करके अलग अलग टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं या उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक उसी तरह से RPA भी ये सारे काम करता है, बस फर्क इतना है कि वो काम ऑटोमेशन के जरिए करता है। सबसे पहले रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोग्राम को फिजिकल या वर्चुअल कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर बोर्ड्स के जरिए काम की जटिल प्रक्रियाओं को समझता है। और एक बार जब सॉफ्टवेयर बोर्ड वर्कफ्लो को समझ लेता है तो इस वर्कफ्लो को RPA में अपलोड किया जाता है, जिसके बाद से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूजर की जरूरत के हिसाब से खुद ब खुद ही बिजनेस ऑपरेशन को पूरा करता है। दरअसल RPA की खास बात यह है कि एक बार प्रोसेस फीड हो जाने के बाद वही काम लगातार लाखों करोड़ों बार किया जा सकता है। इसमें समय के साथ साथ पैसे की भी बचत होती है। UiPath, ब्लू प्रिज्म, ऑटोमेशन एनीवेयर, ये वो RPA टूल हैं जिनके जरिए आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। RPA कोई वास्तविक रोबोट नहीं होता, ह्यूमंस की तरह चल फिर सके या इंसानों की जगह ले सके, बल्कि ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके जरिए आप अपने बिजनेस ऑपरेशन को बड़ी ही आसानी से ऑटोमेट कर सकते हैं। मौजूदा वक्त में RPA बहुत सारी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है। हेल्थ केयर, HR, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल,
टेलीकॉम, ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक, गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में इसका खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। 2029 तक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन मार्केट के तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। तो अमृता, आपकी ये जो टेक क्लास है आरपीएस सॉफ्टवेयर निश्चित रूप से बहुत सारे बिजनेस इंडस्ट्रीज के लिए फायदेमंद है। इसकी जानकर मुझे लगता है तकनीक का बेहतर इस्तेमाल आज के समय की मांग भी है। बिल्कुल, और चूंकि हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ने की जो है कोशिश में लगे हुए हैं, तो सम जो है वो ज़रूर कम हो, लेकिन काम जो है वो फास्ट हो, तेज़ी से हो, एक्यूरेट हो, कैलकुलेट हो और विदाउट किसी एरर के हो। उसके लिए ये जो तकनीक है वो बहुत सहायक है। बिल्कुल, और अब आपको बता दें कि हेलो इंडिया को आप सनसेट टीवी के अलावा सनसेट टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। साथ ही सनसेट टीवी को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। जी हाँ, आप हमारी आईडी को फॉलो कर सकते हैं, उस पर अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और इसके साथ अमृता, जैसा कि हमने जिक्र भी किया और अब से कुछ देर पहले आपने तस्वीरें देखी, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजघाट पर पहुंची और वहां पर उन्होंने बापू को पुष्पांजलि अर्पित की। आज उनका शपथ ग्रहण भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी और इसी के साथ मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चित्र को रेत पर उकेरा है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस सैंड आर्ट की खूबसूरत तस्वीरों के साथ। हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप ये देखिए और आपको बता दें कि ठीक 9 बजे सनसेट टीवी पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ा हुआ सीधा कार्यक्रम आप जरूर देखिए, मेरी सहयोगी प्रीति सिंह और टीना झा के साथ। मुझे और अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।